वेनेजुएला ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया है, वो आपको सबसे पहले बता दें। वेनेजुएला में उतरेंगी अमेरिकी तेल कंपनियां। हमारे पास सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। वेनेजुएला के ऑयल बाजार में अब सीधे सीधे अमेरिका का दखल होगा, इस पर अमेरिका का कब्जा होगा। हम वेनेजुएला को इंसाफ दिलाएंगे, मतलब सब कुछ किया जा रहा है इंसाफ की दलीलों के साथ। तो ट्रंप को आपने सुना, और लोकतंत्र बस मुखौटा भर है, लेकिन पीछे असली खेल तेल का है। दुनिया जिसे मदद समझ रही है, वो दरअसल वेनेजुएला के खजाने पर सरेआम डकैती की तैयारी है। हम ये क्यों कह रहे हैं, वो ट्रंप के बयान के मायने से आपको समझाते हैं। अमेरिका कहता है उसकी तेल कंपनियां निवेश करेंगी, इसका असली मतलब समझिए, तेल पर दोबारा पूरी तरह अमेरिका कंट्रोल चाहता है। ट्रंप कहते हैं बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, ये सिर्फ हस्तक्षेप को जायज ठहराने की सोची समझी रणनीति ही तो है। दावा किया जा रहा है कि देश के लिए पैसा कमाया जाएगा। सच तो यह है कि मुनाफे की शर्तें अब अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। और जब वो कहते हैं कि मादुरो ने वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। बड़ी तस्वीर बिल्कुल साफ है। यूएस की सीधी एंट्री और चीन रूस को धक्के मारकर बाहर निकालने की ये सुपर एक्सप्लोसिव जंग है। रूस चीन इसलिए आग बबूला हैं क्योंकि उनके हाथ से अरबों का शिकार निकल रहा है। यह तबाही का वो मंजर है जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है, और यही पूरा तेल का खेल सामने आ रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से अमेरिका बेपर्दा होता नजर आ रहा है, और रूस और चीन जो आज की तारीख में उसका साथ देते नजर आ रहे हैं, उसकी भी अपनी वजह बिल्कुल क्लियर होती दिख रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, लगातार विदेश मामलों के जानकार कमांडर भारद्वाज हमारे साथ हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तेल का यह खेल पूरी तरह से साफ है, नकाब उतारा जा चुका है पूरी तरह से, और खुद डोनाल्ड ट्रंप छिपा नहीं रहे हैं, बहुत साफ गोई से वो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि तेल के भंडारों पर हमारी नजर थी, अब अमेरिका का उस पर कब्जा हो जाएगा, देश के लिए पैसे बनाए जाएंगे, कमाए जाएंगे। किसी हार्डकोर बिजनेसमैन की तरह वो दुनिया को ये बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूस और चीन की मंशा को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं इस रिपोर्ट में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनको भी लग रहा है कि हाथ से बहुत कुछ जा रहा है, इसलिए अब इंटरवीन करना होगा? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मादुरो के अपहरण की इस घटना ने दरअसल अमेरिका, रूस और चीन सभी के चेहरे को उजागर करके रख दिया है। हाँ। अब देखिए, असलियत क्या है? असलियत यही है कि ट्रंप बहुत बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो वहां तेल का धंधा करने जा रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर अब हमारे लोग जाकर राज करेंगे। और वेनेजुएला की जनता को कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी सरकार कैसी चलाई जाए, इसलिए हम सरकार चलाएंगे। ये तो है अमेरिका का पर्सपेक्टिव। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि मादुरो को हमने कई सारा ऑप्शन दिया था। सच में अगर ये ऑप्शंस थे एक नार्को टेररिस्ट के लिए, तो नार्को टेररिस्ट को आप ऑप्शन देते हैं? और नहीं तो इसका मतलब है कि खेल तो कुछ और था। आप उसको कह रहे थे कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम वेनेजुएला का जो खजाना है वो हमारे हवाले कर दो, और वो नहीं माना तो आप उठा कर ले आए। तो ये बात तो अमेरिका की तरफ से था। लेकिन रूस और चीन के लिए भी देखिए, रूस को लेकर मैं ये बात कहता हूं कि रूस बहुत दावा करता था कि हीरा भले ही आपके साथ छोड़ दे, लेकिन रूस कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है। पहले सीरिया और अब वेनेजुएला, और आने वाले दिनों में हो सकता है ईरान। अगर इन सब के साथ ये हो गया तो फिर रूस पर भी भरोसा करने के लिए बहुत से देश सोचेंगे। और चीन के साथ जहां तक बात है, तो चीन की इतनी भारी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि चीन के राष्ट्रपति ने अपना विशेष दूत मादुरो से मिलने के लिए भेजा, और उसके 2 घंटे के भीतर मादुरो कब्जा में चले गए। मुझे तो लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर में सारा लोकेशन, सारी डिटेल चीन के दूत ने ही ट्रंप को दी है। मतलब एक बात मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आखिरी बार उन्हीं से मुलाकात हुई, और अगर वो साथ में थे और अगर जिनपिंग के स्पेशल दूत थे, तब अगर ट्रंप इतनी हिम्मत जुटाते हैं तो फिर चीन अब क्या कर लेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के $100 बिलियन से ज्यादा का लैटिन अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में है। तो चीन तो हर हाल में यहां पर गया।
इज्जत भी गई और उनका पैसा भी डूब रहा मनीष, है। लेकिन मकसद यहाँ पर साफ था कि घुटनों पर लाना था वेनेजुला को, और इसीलिए अब वेनेजुला भी सरेंडर फॉर्म में दिखा। लेकिन अब कैसे घेरेबंदी की जाएगी रूस और चीन की तरफ से अमेरिका की, या बाकी मुल्क कैसे साथ आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का बड़ा बयान आ गया। इस बीच मछुआरों को डराने के लिए युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। देखिए, अब कोलंबिया रिएक्ट कर रहा है। तेल समृद्ध देश पर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। तेल के लिए पड़ोसियों को धमकाया जा रहा है, ये पेट्रो का कहना है। और अमेरिका पर इल्जाम लगाया, बिना किसी देश का नाम लिए यह आरोप लगाया है पेट्रो की ओर से। तो खतरा तो अब कोलंबिया को भी साफ नजर आ रहा है। वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका में बढ़ सकती है तकरार। वेनेजुएला में चीन का बड़ा तेल निवेश है, जिसका जिक्र भी मनीष कर रहे थे। डिटेल में उन्होंने बताया आपको। वेनेजुएला से चीन को 55 से 80% तेल निर्यात होता है। चीन वेनेजुएला के बीच ऑयल फॉर लोन डील है। रूस का भी वेनेजुएला में अरबों डॉलर का संभावित निवेश है, जिस पर अब सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। और यहां पर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कैसे असली खेल तेल का ही है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व इसी वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरब, कनाडा भी वेनेजुएला से पीछे हैं। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल है। कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, लेकिन वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा। लेकिन तेल ज्यादा है और उत्पादन कम है। मौजूदा तेल उत्पादन क्षमता 10 साल पहले की क्षमता दिखाई देती है। प्रतिदिन 8.6 लाख बैरल, जो कि 25 लाख बैरल तक जाता है। दुनिया की कुल तेल खपत का, कुल तेल डिमांड का 1% से भी कम है। तो पूरा खेल दरअसल ये जो नेक्सस है वो तेल का है, और इसकी आड़ में ही ये सब कुछ हो रहा है। हमले भी हो रहे हैं, कब्जा भी हो रहा है, और गिरफ्त में भी ले लिया गया है मादुरो को, उनकी पत्नी को अब अपहरण अब करके लाया गया है। अब ट्रायल चलाया जाएगा। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ। मिनरल्स तो कई देशों में रिच हैं, जैसे कि एनरिचमेंट लैटिन अमेरिका के कई देश हैं जिसमें रिच हैं। वन फाइन डे अमेरिका को ये फिर एहसास होता है कि वेनेजुएला को तो कब्जे में ले लिया है, अब लैटिन अमेरिका के कुछ और देश हैं जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कल को वो वहाँ पर भी हमला कर देंगे और फिर वो वजह बताएंगे कि यहाँ पर कोई और वजह थी या और क्राइम चल रहा था, उसे कंट्रोल करना था। दरअसल खेल तेल के लिए ये सब किया जा रहा है अमेरिका की ओर से, और ये बात सामने रख भी दी है ट्रंप के जरिए। लेकिन क्या आपको लगता है इसकी आड़ में अब बाकी लैटिन अमेरिकी देशों को भी निशाना बनाया जाएगा? देखिए, अगर ट्रंप की राजनीति को समझे तो एक लाइन में समझिए, माई वे और हाईवे। उनका सीधे ये कहना है कि हमारी लाइन जो हमने खींची है आप उसके अंदर आइए, नहीं तो हम आपके यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, जो उन्होंने शुरू कर दिया है वेनेजुएला से। अब बात आती है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स के जो नेचुरल रिसोर्स हैं बेसिकली, वहाँ पर जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी तो ऐसी बात चली रही है ना कि वहाँ पे प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, वहाँ पर नार्को टेररिज्म की बात हो रही है, वहाँ से जो प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो आ रहे हैं अमेरिका में, जो अमेरिका को अस्थिर कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको का हो या दूसरे देशों से। जो कोलंबिया के राष्ट्रपति को सुना आपने, कितने डरे हुए महसूस कर रहे हैं, अमेरिका का नाम भी नहीं ले रहे हैं, बता भी रहे हैं कि खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। और जहां तक ड्रग कार्टेल का सवाल है, इस वेनेजुएला से ज्यादा तो कोलंबिया से ड्रग जाता है अमेरिका। बिल्कुल, तो कोलंबिया अगला टारगेट कोलंबिया है। हाँ। अगला टारगेट कोलंबिया है, और कोलंबिया के राष्ट्रपति अगर डरे हुए हैं तो ये दिखाता है कि पूरी लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, जो उनके ग्रुप हैं, वो इतने मजबूत नहीं है, वो बस बयानों के वीर रहे। हाँ। वो इतने मजबूत नहीं है कि वो अमेरिका एकजुट होकर के अमेरिका की तानाशाही को या अमेरिका को कंट्रोल कर सके। जहां तक रूस और चीन की बात यहां आ रही थी, तो रूस और चीन भी बस बयान देंगे और सुरक्षा परिषद में जाएंगे, सुरक्षा परिषद में बातें करेंगे, उससे क्या निकल करके आता है। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी उनके कब्जे में है, अब उन पर कार्रवाई होगी। बात यही है कि अब विश्व के अन्य देशों को एक अल्टरनेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जहां पर वो अमेरिकी तानाशाही। ये एनार्की है अमेरिका की, जो अपनी चला रहा है हर देश के साथ, हर मुल्क के साथ। कोई इसकी बात नहीं मान रहा, वो उस पर कब्जा कर लेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इस एनार्की के खिलाफ कुछ तो जो ये बचे हुए देश हैं, जिनके पास एक शक्ति है, जिनके पास एक नैतिक बल है, वो आगे आकर के अब एक ऐसी स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा जहां पर हम अमेरिका को
दबाव में ला सके। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, होना तो यही चाहिए, लेकिन होगा इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये मुमकिन तो नजर आ नहीं रहा है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने कहा है कि आज वेनेजुएला, कल कोई और होगा। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ये बयान सामने आया है। तो देखिए तमाम जो देश हैं वो किस तरह से अमेरिकन एक्शन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल ने कहा है कि आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा, यानी दुनिया को चेताते नजर आ रहे हैं वो इस अमेरिकी ऑपरेशन के बाद। मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका में ही मतभेद है। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के कदम का विरोध किया है। सीनेटर क्रिस वैन होलेन बोले हैं कि तेल पर कब्जे की चाल है ये। अरबपति दोस्तों के लिए ट्रंप का ये कदम है, ये यूएस सीनेटर की ओर से कहा गया। बर्नी सैंडर्स का बयान आया कि घरेलू मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ये कब्जे की रणनीति बनाई गई और अपने अरबपति दोस्तों को खुश करने के लिए ट्रंप ने ये कदम उठाया है। और इस बीच देखिए इलॉन मस्क ट्रंप को बधाई देते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला पर एक्शन के लिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। अमेरिका ने तानाशाहों को सीधा संदेश दिया है इस ऑपरेशन के जरिए, ये कहा है इलॉन मस्क ने। और हमारे साथ कमांडर भारद्वाज भी मौजूद हैं। कमांडर भारद्वाज, इलॉन मस्क तो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तानाशाहों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, दुनिया को ना जाने न्याय का कितना बड़ा संदेश दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि अब यूएन की बैठक बुलाई गई है कोलंबिया की कॉल पर। क्या आपको लगता है कि इस बैठक से निकलकर कुछ सामने आएगा, या फिर दुनिया को इस ऑपरेशन के बाद भी सीधा संदेश यही जाएगा कि जिसके हाथ में ताकत है वो आज की तारीख में कुछ भी कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, कायदे कोई मायने नहीं रखते? देखिए, जो यूएन में जो बैठक होगी उसमें बहुत साफ है, जो पहले भी होता आया है, यूएस को कंडेम किया जाएगा, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की दुहाई दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि पीस एस्टैब्लिश करी जाए। जबकि वॉर तो वेनेजुएला ने तो कोई वॉर नहीं करी है, फिर भी ये कहा जाएगा कि जब पीस एस्टैब्लिश किया जाए। पीस तो यूएस को एस्टैब्लिश करना है, पर जब बात सिक्योरिटी काउंसिल में आएगी तो अगर कोई भी मुद्दा यूएस के अगेंस्ट उठेगा तो वो उसको वीटो कर देगा। तो वो तो एक यूनाइटेड नेशंस में तो कुछ होने नहीं वाला है, एक सिर्फ बहसबाजी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जहां तक आप ये देखते हैं कि कल कोई एक्शन नहीं होगा, मैं नहीं देखता कि कोई काउंटर हेजेमोनिक फोर्स अमेरिका के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी कल। पर हाँ, जिस तरीके से अमेरिका चल रहा है, कुछ सालों में ऐसी काउंटर हेजेमोनिक फोर्स खड़ी जरूर होगी। और भारद्वाज सर, यही आरोप लग रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि खुद भी एक बिजनेसमैन है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो अरबपति खरबपति दोस्त हैं, उनके कहने पर वेनेजुएला के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और इलॉन मस्क सीधे सीधे बधाई देते हुए नजर। देखिए, एलॉन मस्क का जहां तक देखें, आपने गाजा में देखा जिस तरीके से उस तबाही के बीच उन्होंने एक वीडियो निकाल दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप रिवेरा बनेगा यहां पर। हाँ। उनकी तो मानसिकता आप देख लीजिए किस तरीके की मानसिकता है। वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, मार्स में देखते हैं वो अपने आप को, वो इस दीन दुनिया से उनको कोई खबर नहीं है। इस दीन दुनिया में कैसे लोग मरते हैं, कैसे तड़पते हैं, उससे उनकी कोई उसका वास्ता नहीं है। तो इलॉन मस्क तो एक हार्डकोर कैपिटलिस्ट है जिसके के ऊपर आप नहीं दे सकते। पर मेरा देखने की बात यह है कि कैसे लोग इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, क्योंकि इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लोग पहले भी खड़े हुए हैं। हाँ। इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट लोग पहले भी खड़े हुए हैं और एक इतिहास है कि इस ऐसी जब ऐसा दौर आया है तो लोग खड़े होते हैं और उनको सहारा देने के लिए कुछ और लोग भी आगे आएंगे। ठीक बात है। अब अगर क्यूबा के ऊपर है जहां की इतिहास इतना जबरदस्त है, क्योंकि नेक्स्ट मेरे को लगता है वेनेजुएला जो अभी तक क्यूबा को सपोर्ट कर रहा था काफी हद तक, अब ट्रंप उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं क्यूबा के ऊपर। और तो इन सब देशों में एक लोगों की है, तो वो शायद खड़े होंगे, कल नहीं खड़े होंगे, परसों नहीं खड़े होंगे, पर जैसे अमेरिका के खिलाफ आगे कौन आएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न नजर आ रहा है। अमेरिका के एक्शन के बाद वेनेजुएला में हालात बिगड़ गए। वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, अमेरिका की अदालत में उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा और इस वक्त एक तरह की एनार्की नजर आ रही है, अराजकता नजर आ रही है वेनेजुएला के अंदर, जिस पर काबू पाना यहां मौजूद सत्ता में बैठे लोगों के लिए आने वाले वक्त में और मुश्किल साबित हो सकता है।
ये तस्वीरें आप देखिए, लूटपाट का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पहली तस्वीर है वेनेजुएला में रात के अंधेरे में अमेरिका का ऑपरेशन और दिन के उजाले में दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ का शुरू होना। यह बता रहा है कि आने वाले वक्त में अराजकता का एक लंबा दौर झेलना पड़ सकता है वेनेजुएला को। तो वेनेजुएला पर प्रहार है और टारगेट है तेल का भंडार। आपको बता दें कि रणनीति के पीछे कई कारण भी है, जिनमें सबसे बड़ा है तेल। वो तेल जो वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा है और क्वालिटी में भी सबसे अलग है, और इस देश का यही दुर्भाग्य बन गया है। वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार 303 अरब बैरल से ज़्यादा है। देखिए, हम पूरे स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा रहे हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। क्रूड ऑयल के मामले में, जो रॉ ऑयल होता है, उसके मामले में सऊदी अरब का नंबर भी वेनेजुएला के बाद आता है। यानी ऑयल मैप पर वेनेजुएला नंबर 1 है। वेनेजुएला से इतना क्रूड ऑयल निकलता है कि इससे ग्लोबल ऑयल रिजर्व का करीब 18% का सप्लाई होता है। और लेकिन अमेरिका की निगाहें वेनेजुएला की ओरिनोको बेल्ट पर है, जहां अनुमान है कि 650 अरब बैरल तक तेल दबा हुआ है। और ये साधारण तेल नहीं है, बल्कि महंगा बिकने वाला एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है। अमेरिका को रोजाना करीब 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत होती है और इसीलिए इस असली टकराव तो यहीं से शुरू हुआ। मादुरो सरकार अमेरिकी तेल कंपनियों के सामने झुकी नहीं, और जब शेवरॉन जैसे दिग्गज कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया तो मामला सिर्फ व्यापार तक का नहीं रहा, ये सीधा रणनीतिक टकराव बन गया कि अब हटाना ही है मादुरो को। मेजर जनरल हमारे साथ मेस्टन साहब हैं। मेस्टन साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये पूरा तेल का खेल था, इसीलिए भी वेनेजुएला सरेंडर करने पर मजबूर हुआ? इस लेवल पर आ गया वेनेजुएला कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी फोर्सेस ने जवाब दे दिया, डिफेंस के लिए कोई आगे नहीं आया। बहुत आसान कैप्चर था मादुरो का, और यही एक कारण था कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। और सबसे जो तेल का खेल चल रहा था, उसकी रणनीति तो 5 साल पहले से बन रही थी। देखिए, साफ जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी निर्भर होती है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप के कई नेशनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन मुख्य है, एक ऑयल है और दूसरा है मिनरल रिजर्व्स। अगर ये हम समझें, इसी को पूरा करने के लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी अभी चला रहे हैं। तो पहला मैं ऑयल की बात करता हूँ। देखिए, विश्व के जो 4 लीडिंग ऑयल रिजर्व कंट्रीज हैं, सबसे पहले वेनेजुएला 18% है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा और फिर ईरान है। ईरान का भी अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ईरान के साथ आ जाता है पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान का इलाका है। आप ये देखिए, अगर इनका सिर्फ स्टेटेड एम होता नार्को टेररिज्म, वो उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने मादुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया और ये कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे और तेल का कंट्रोल करेंगे, साफ जाहिर है कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो जारी है ऑयल की तरफ। अब ये देखते हुए उनकी जो 4 मैंने देश बताए, आपने देखा कनाडा की तरफ भी बोल रहे थे वो 51st प्रोविंस होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। ईरान का जो ऑयल रिजर्व्स है उधर भी उनकी अभी शंका है, और इसीलिए मेरे को लगता है जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, लाइक्लीहुड है ईरान में हो सकता है। और उसके लिए बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने की है। स्ट्रैटेजी क्या की है कि मुनीर को उन्होंने अपनी जेब में कर लिया है और वहाँ पर मिनरल रिजर्व्स की डील हो रही है, और वहाँ पर एक मिलिट्री बेस टाइप बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आपकी अगर वहाँ पर ईरान में कुछ कर रहा है तख्ता पलट, और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान भी सुना था कि नेक्स्ट इन लाइन है ईरान, और ईरान अगर अपने लोगों को मारेगा, प्रोटेस्टर्स को, तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ पर उनकी फ्लीट डिप्लॉय हो सकती है, ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए पाकिस्तान की टेरिटरी है। आसार तो यही नजर आ रहे हैं, आसार तो यही नजर आ रहे हैं। खुलेआम डकैती इसे अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गंदा है पर धंधा है, और इस धंधे की खातिर आतंकी मुल्क पाकिस्तान से भी किस तरह हाथ मिलाने के लिए आज की तारीख में अमेरिका तैयार है, ये सब कुछ हमारे सामने है, शीशे की तरह साफ। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ रैली हो रही, क्यूबा के राष्ट्रपति भी रैली में शामिल हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मादुरो को छोड़ने की मांग की है। वैसे जानकारों की माने तो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है। ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना भर है, असली निशाना तो वेनेजुएला के विशाल संसाधनों पर कब्जा करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार। अमेरिका की रणनीति हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने की रही है, और इसलिए नजर तेल भंडार पर है। वेनेजुएला पर नियंत्रण का मतलब यह है कि दुनिया के तेल बाजार की जो चाबी होगी वो अपने हाथ में अमेरिका रखेगा। अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व के देशों और ओपेक की राजनीति
रणनीति पर निर्भर रहा है। खाड़ी देशों में अक्सर होने वाले तनाव के कारण तेल की कीमतें अस्थिर रहती हैं। वेनेजुएला में अपनी पसंद की सरकार बनवाकर अमेरिका अपनी तेल निर्भरता जो डिपेंडेंसी है उसे मिडिल ईस्ट से हटाकर अपने पड़ोस में लाना चाहता है और यही एक बहुत बड़ा मकसद था। पिछले कुछ वर्षों में वेनेजुएला में रूस और चीन का निवेश और प्रभाव काफी बढ़ा है। रूस ने वहां सैन्य और तकनीकी मदद दी है, जबकि चीन ने भारी भरकम निवेश किया है। अमेरिका इसे अपना बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका में एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। वेनेजुएला पर दबाव बनाकर अमेरिका दरअसल रूस और चीन को संदेश देना भी चाहता है। अमेरिका ने खुले तौर पर वेनेजुएला के वर्तमान नेतृत्व यानी मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर रखा था। सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लैटिन अमेरिका में शक्ति प्रदर्शन पूरे दक्षिण अमेरिका में अपनी धाक जमाने के लिए किया जा रहा है। वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरा खेल हमने सामने रख दिया है अपने दर्शकों के, मनीष। लेकिन सवाल यही है, जिस बात का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि यहां पर यह संसाधन है, यहां पर तेल का भंडार है, तो अमेरिका इसे इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका खुद को महान बनाना चाहता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये जो नारा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका क्या ऐसे ही महान बनेगा दूसरे देशों पर डकैती डालकर, लूटकर? देखिए, अमेरिका की पहचान ही यही है और अमेरिका की महानता भी इसी बात में है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली नंबर 1 देश बने। और कल जब राष्ट्रपति ट्रंप मादुरो को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें बार बार वो मुनरो डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। मुनरो डिक्लेरेशन क्या है? 100 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो के नेतृत्व में जब ये नीति बनाई गई कि दुनिया का एक आधा हिस्सा वो तो सीधे सीधे अमेरिका के कब्जे में होगा, जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध करते हैं, मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर अमेरिका का राज होगा। तो बात वेनेजुएला तक नहीं रुकने वाली है। कनाडा से लेकर और लास्ट में चिली और पेरू तक हर देश पर अमेरिका का ही कब्जा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और इसीलिए बाकी सभी देश भी रिएक्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोलंबिया हो, मेक्सिको हो, क्यूबा हो, क्योंकि सबको पता है कि सबका नंबर बारी बारी से आने वाला है। लेकिन फिर अमेरिका केवल उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक नहीं सीमित रहने वाला है, वहां तो उनका कब्जा होगा ही, लेकिन बाकी दुनिया के देशों में भी वो तय करेंगे। इसलिए अगला नंबर ईरान का होगा, इसलिए अगला नंबर यूरोप में ग्रीनलैंड का होगा। जब आप देखेंगे कि डेनमार्क से, अब आप सोचिए अगर वेनेजुएला में ऑपरेशन करने में 30-35 मिनट लगे तो आपको क्या लगता है ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप कितने देर में कब्जा कर लेंगे? 5-7 मिनट में कब्जा कर लेंगे। यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में खून लग गया है। वो कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, तो वो खून लग गया है उनको कब्जा करने का। तो अब वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान और ऐसे बहुत सारे देशों की बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है और इसी बात की टेंशन है। अब आप सोचिए कि यूएन क्या कर रहा है, सैटरडे संडे मना रहा है, मतलब 2 मेंबर कंट्री जिसमें से एक परमानेंट मेंबर कंट्री दूसरे सॉवरेन कंट्री पर कब्जा कर रहा है और यूएन कह रहा है कि अभी हम संडे को मीटिंग नहीं कर सकते। मनीष, ऐसा लग रहा है यूएन भी साथ दे रहा है अमेरिका की इसी स्ट्रैटेजी में कि अमेरिका ये करना चाहता है। कल को किसी और देश पर कब्जा हो गया तो भी यूएन कुछ नहीं बोलेगा, जिसमें इसमें अभी भी कुछ नहीं कहा जा रहा है यूएन की ओर से। और यही सबसे बड़ा सवाल है, कहाँ है मानवाधिकार संस्थान? यही सवाल हमारे गेस्ट की ओर से भी पूछा जा रहा था। एक और बड़ी खबर है, जल्दी से बता देते हैं। वेनेजुएला पर कार्रवाई का कमला हैरिस ने, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रही अमेरिका की, उन्होंने विरोध किया है। राष्ट्रपति ट्रंप सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं। ये कहा गया ये मामला ड्रग्स और लोकतंत्र का नहीं है। अमेरिका के लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहते, कमला हैरिस ने कहा। तो आखिर आपको बताते हैं कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये अवैध कैसे है, ये आपको समझाते हैं क्यों अवैध है मादुरो की गिरफ्तारी। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ने के लिए इजाजत जरूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानून हैं, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी है अमेरिका ने। यूएन की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। सुरक्षा परिषद को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन यह नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तारी से जो छूट मिली हुई है उसका भी ख्याल नहीं रखा अमेरिका ने इस ऑपरेशन में।
किसी बात का ख्याल नहीं रखा, कोई प्रत्यर्पण प्रक्रिया तक नहीं अपनाई गई, वारंट भी नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह कर लिया गया अपहरण। मादुरो की अरेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय अपहरण की श्रेणी में है। तो ये सारा खेल जो था ये पूरा सोचा समझा तरीके से अपनाया गया अमेरिका की ओर से। भारद्वाज सर, अगर इस पूरे मसले पर देखें तो सारे एथिक्स या सारे मॉरल्स अमेरिका ने ताक पर रखकर ये सब काम किया है। अब आगे क्या दिशा आप देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, वेनेजुला ने सरेंडर कर दिया है, वो विरोध भी नहीं कर रहा है, डिफेंस में भी है। उसके जो केयर टेकर हैं प्रमुख, उनकी ओर से भी कहा गया कि मादुरो को रिहा करो। बेशक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा हो, लेकिन आगे क्या देखते हैं आप सिनेरियो में? देखिए, दुनिया में हमने देखा है जिस तरीके से गाजा में आपने देखा, जिस तरीके से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, वहाँ पर कुछ खास बाकी देश सिर्फ कंडेम कर पाए, स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट हो पाए, उसके अलावा इजराइल को कोई रोक नहीं पाया, वो अभी भी चल रहा है। तो ये देखते हुए यहाँ पर भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट चलेंगे, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, पर उसके अलावा अभी मेरे को कुछ नहीं दिखता कि कुछ होगा, बिकॉज अमेरिका की इतनी कोलोसल पावर है जो कि वो पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, पूरे रीजन में एक्सरसाइज कर रहा है, और आगे भी शायद और दुनिया पर भी वो शायद इसके करेगा इसको। तो ये चलते हुए देख के लगता नहीं है इस वक्त कुछ होगा। यूएस की अभी मेन मंशा क्या है कि यूएस एक डिक्लाइनिंग पावर है, और डिक्लाइनिंग पावर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर जितना लोन है, जो उसकी डेट है, वो एक 38 बिलियन डॉलर की एक डेट है, उसके ऊपर ट्रिलियन डॉलर की जो डेट है, कर्ज है। अब उसको चलते हुए वो देख रहा है, एक तरफ आप देखते हैं ये ऑयल का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें ऑयल ही नहीं, इसमें डॉलराइजेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। क्योंकि एक तरफ देखें कि ऑयल एक्सपोर्ट्स जो वहाँ से हो रहे थे, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट से हो रहे थे, उन्होंने अब पहले वो सिर्फ केवल पेट्रो डॉलर में ही बेचा करते थे अब ऑयल, अब वो अपना ऑयल चाइनीज़ को, जो कि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है उनके ऑयल का, उसको वो युआन में भी बेचते हैं कि वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। अब इसके चलते यूएस के पास जो पेट्रो डॉलर्स जो आ रहे थे वो बहुत कम हो गए हैं। अब वो पूरे यूएस ट्रेड को, पूरे ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है, और ये चाहता है कि जो भी ऑयल, जितना मैक्सिमम ऑयल जो यूएस बेचे वो सिर्फ डॉलर्स में ही बेचे, ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर पाए। तो ये एक सरमाएदारी का एक नंगा नाच है जो आप देख रहे हैं, जो खेला जा रहा है पूरे दुनिया भर में, और इसके चलते हुए मेरे को आगे सिर्फ एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट है। अभी चाइना इस हालत में नहीं है, रशिया इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यूएस को डायरेक्टली चैलेंज कर सके जी। इसलिए सिर्फ अभी हम देखेंगे कि लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और वो कहाँ किस हद तक, बट उसको बिल्डअप होने में बहुत साल लगेंगे अभी, पर तब तक अमेरिका अपना राज करता रहेगा मेरे को लगता है, और कुछ चंद सालों आने के कुछ सालों तक। वाकई दुनिया किस मुहाने पर आ चुकी है इस अमेरिकी ऑपरेशन के बाद, कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता ही है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर कब्जे का ऐलान सामने आया है। वेनेजुएला में अब अमेरिकी शासन होगा, ये खुलेआम कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला में नई सरकार तक अमेरिका का फुल कंट्रोल रहेगा, अमेरिकी सत्ता को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब आपको बताते हैं कि मादुरो तो कब्जे में आ गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा? सरकारी ऑयल कंपनी PDVSA पर कंट्रोल रहेगा, यूएस कंपनियों की ड्रिलिंग या फिर एक्सपोर्ट की छूट रहेगी, तेल सप्लाई बढ़ाकर दाम पर लगाम का प्लान बनाया जाएगा। तेल प्रोजेक्ट से रूस चीन की छुट्टी करना एकमात्र मकसद भी है, डिपेंडेंसी कम की जा सकेगी। अगर नई सरकार बनी तो रूपरेखा बनाना, ये अमेरिका का मकसद होगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर अभिषेक, अब अमेरिका का आगे रुख क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? लैटिन अमेरिकी देशों का हश्र क्या होने वाला है? क्योंकि अगर वेनेजुएला में कामयाबी मिल गई तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं हैं। आसार क्या ये नहीं कह रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 3-4 सालों से वैश्विक राजनीति को देखें जी, तो पहले 2-3 साल रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष दिखा, उसके बाद चीन का रह करके इंडो पैसिफिक में और ताइवान के ऊपर जो सैन्य प्रदर्शन दिखता है, और अब वे अमेरिका का ईरान पे और इस पे कार्रवाई जो है, तो पूरा अगर ये समझा जाए कि देखें जरा किसमें कितना है दम। ये जो तीनों जो लोग हैं, जो रूस, अमेरिका और चीन, ये तीनों अपनी जो पावर जो दिखा रहे हैं, ये इस पर है। अब आगे क्या होगा? वेनेजुएला की सफलता निसंदेह अब राष्ट्रपति ट्रंप के हौसले को और बुलंद करेगी, और वो अन्य देशों में भी इस तरह की अपनी मनमानी चलाना चाहेंगे। ईरान है,
दक्षिण अमेरिकी देश हैं जहां पर वो अपने ही पसंद की लोगों को सत्ता में बिठाएंगे या वो इनडायरेक्टली शासन चलाएं। देखिए, अगर देखा जाए थोड़ा सा और पीछे जाकर के देखिए तो जैसे अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया, तो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाते ही ये क्लियर हो गया था कि अमेरिका पूरी तैयारी में है अपने ऑफेंसिव अप्रोच के साथ। उस ऑफेंसिव अप्रोच को दुनिया ने समझने में थोड़ी देर कर दी या अपनी तैयारी धीमी रखी, नहीं तो आज ये जो तरीका अपनाया गया वेनेजुएला के खिलाफ जो ईरान में हो रहा है और खुलेआम ईरान के प्रोटेस्टर्स को ये कहा जा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है एक तरीके से कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और अब जो वहां के सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। तो अमेरिका एक अघोषित रूप से युद्ध क्षेत्र बना चुका है इस पूरे विश्व को। अब यह देखना है कि कौन जाकर के अमेरिका के सामने अपने झंडे को गाड़ता है और यह कहता है कि नहीं जी, आपके इस मनमानी के खिलाफ हम आपके सामने खड़े होने वाले हैं। बिल्कुल, और ये एक अमेरिका का स्वयंभू रवैया है, जिस तरह से वो अपने आप को मानता है कि वो सही है और सही रास्ते पर है, और वेनेजुएला पर कब्जा करके भी सही काम किया है अमेरिका ने। इस बात को सही साबित करने के लिए स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट्स में एक दावा किया गया है, आपको बता दें, पेट्रो डॉलर डील की मजबूती के लिए हमला, चीन को वेनेजुएला से दूर करने का प्लान था, डॉलर की साख बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। सऊदी अरब और यूएस में हुई थी पेट्रो डॉलर को लेकर डील, और इसके पीछे ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल डॉलर की सेहत को बचाने के लिए ये कदम था। और 1974 में एक समझौता हुआ जिसने दुनिया की किस्मत बदल दी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तय हुआ कि दुनिया में तेल की खरीद बिक्री सिर्फ डॉलर में होगी। गणित सीधा था, दुनिया को तेल चाहिए तो उसे डॉलर चाहिए, तेल के बिना दुनिया थम जाएगी, इसीलिए डॉलर सबकी मजबूरी बन गया। यही डॉलर की असली बादशाहत है, क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करने पड़ते हैं। अमेरिका अपनी मर्जी से नोट छाप सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था इसी वैश्विक मांग पर टिकी है। यही अमेरिका की वो आर्थिक सत्ता है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। चीन की चुनौती और वेनेजुएला, लेकिन अब चीन इस खेल को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि तेल का व्यापार डॉलर के बजाय उसकी करेंसी युआन में हो। यहीं वेनेजुएला की यहीं पर एंट्री होती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका को डर है कि अगर चीन ने वहां अपनी पैठ बनाई तो डॉलर का साम्राज्य ढह जाएगा। चीन और वेनेजुएला का साथ आना डॉलर के लिए सीधा खतरा है। इसीलिए वेनेजुएला पर कंट्रोल की यह जंग सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि डॉलर की साख बचाने की एक बड़ी आर्थिक लड़ाई भी है। तेल रहेगा तो डॉलर चलेगा, और डॉलर चलेगा तभी अमेरिका की ताकत बनी रहेगी। तो यह है प्रभुत्व की असली लड़ाई। श्रीवास्तव सर, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, ये जो डॉलर का खेल है, देखिए डॉलर का अस्तित्व ऐसा है पूरी दुनिया में कि इसी से ही सारी करेंसी अलाइंड होती हैं, और अगर डॉलर की ताकत को बढ़ाना एकमात्र मकसद है तो फिर तो अमेरिका की तरफ से ये जो काम किया गया वो सही काम किया गया, इसी को जायज़ ठहराने की कोशिश भी होगी। देखिए, अगर इसमें दो तरीके से देखें, एक तो वेनेजुएला के एंगल से देखें और एक अमेरिकन एंगल से देखें, तो आज पिछले 5-6 सालों में ये देखें तो जो देश हैं वो आत्म केंद्रित होकर के ही राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका से बहुत उम्मीद रहती है विश्व के सभी देशों को कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अग्रसर है, सबकी मदद करने को तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका हमेशा अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो नीति राष्ट्रपति ट्रंप करके आए हैं, वो जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा था डी डॉलराइजेशन का, जो एक नॉन वेस्टर्न फोर्सेस थी जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस चला रही थी, उसका एक रिबटल तो आना ही था। और वो रिबटल ये है कि वो अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना और डॉलर की हेजेमनी को और स्थापित करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। देखिए, तरीका तो ये गलत है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने किडनैप किया, लेकिन अमेरिका का मकसद जो इसके पीछे है उसका आप देखिए कि जो डॉलर को मजबूत करना या ऊर्जा को अपने कब्जे में लेकर के उस अपने हिसाब से अब देशों को ये कहना कि देखो हमारे पास भी ऊर्जा है और आप हमारे यहाँ से अब तेल खरीदेंगे। तो अब अन्य देशों के सामने भी ये चुनौती आएगी जो रशिया से तेल खरीद रहे थे या जो मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीद रहे थे, उन्हें
अब अमेरिका से तेल खरीदने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप मजबूर करेंगे। बहुत बड़ी बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मनीष, इस पर एक रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर अपने दर्शकों को बता दें। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन पर सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मचाडो के नाम को नकारा है। मारिया कोरेना मचाडो को वेनेजुएला में समर्थन नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। वेनेजुएला में मचाडो को वो सम्मान नहीं हासिल है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिका की कठपुतली कौन है। मादुरो के अपहरण के बाद अमेरिका वेनेजुएला में अपना मोहरा फिट करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सुने, उनके नक्शे कदम पर चले। अमेरिका जो कहे वो मान ले। रेस में सबसे आगे नाम मारिया कोरिना मचाडो का बताया जा रहा था। मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, लेकिन मचाडो के नाम पर सस्पेंस अभी भी कायम है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मचाडो को वेनेजुएला में जन समर्थन हासिल नहीं है और उनका वेनेजुएला में सम्मान भी नहीं है, लेकिन इस बयान के कई मायने भी हैं। दरअसल अमेरिका ऐसे मोहरे की तलाश कर रहा है जो उसे अपने तेल के भंडार को पूरी तरह से सौंप दे, पूरी तरह अमेरिका के हवाले कर दे। अब ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मचाडो का वेनेजुएला के लोग सम्मान नहीं करते, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मचाडो अच्छी इंसान है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं सौंपी जाएगी। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही खेल है। जी, और मादुरो की गिरफ्तारी पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। तानाशाहों से निपटने का सही तरीका ये है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी एक्शन की तारीफ की है। अमेरिका को पता है कि आगे करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के कदम का अमेरिका में ही कड़ा विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने इस पर आपत्ति जताई है। ममदानी ने कहा ट्रंप से मिलकर इसका विरोध जताया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे मनीष ये बताइए कि जिस डॉलर का हमने जिक्र किया, डॉलर के पीछे का तेल का पूरा खेल हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, इस डॉलर को चुनौती देने वाली सारी ताकतों को मैंने आईना दिखा दिया है, उन्हें अपनी हैसियत बता दी है। क्या ये कहकर घरेलू ऑडियंस को संबोधित कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अमेरिका की जनता की नजर में जस्टिफाई कर पाएंगे क्या आने वाले वक्त में? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे याद आता है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का एक बयान, जहां पर वो कह रहे थे कि डॉलर को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका की नीतियों से ही है। हाँ। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला या इसके सो कॉल्ड तेल भंडार से अमेरिका के डॉलर को कोई मजबूती मिलने वाली है। वैसे भी देखा जाए तो अभी तक कौन सा जो वेनेजुएला का जो भी ट्रेड था, जिस भी तरीके से लीगल इलीगल, वो वैश्विक व्यापार में उसका 1% भी नहीं है। दूसरी बात है कि डॉलर को अगर सबसे बड़ा खतरा है या हो सकता था, वो था ब्रिक्स करेंसी से, अगर ब्रिक्स करेंसी आती। लेकिन ब्रिक्स करेंसी नहीं आई। ब्रिक्स के देश कोई अल्टरनेट उपाय सोच रहे थे जिससे कि डॉलर की हेजीमनी खत्म हो। लेकिन बात फिर वही है, अमेरिका में खुद इतना बजट डिफिसिट है, तो पता नहीं उस डॉलर का भी अस्तित्व अगले 1-2 साल 4 साल में रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी आप देखिए किस तरह से उन्होंने कोरिना मचाडो को भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। असल में वेनेजुएला को वहां के लीडर नहीं चलाने वाले हैं, उसे ट्रंप के द्वारा नियुक्त किए हुए जो किसी कंपनी के सीईओ चलाएंगे, और इसके लिए तैयारी की जा रही है। वरना एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस कौन सा पॉपुलर नेता थे बांग्लादेश में, या फिर सीरिया में जिसको बनाया गया वो कौन से पॉपुलर नेता थे? तो ये अमेरिकी रणनीति का एक हिस्सा है कि अब उन देशों के में रिजीम चेंज करो और अपने लोगों को वहां पर गद्दी पर बिठाओ। वरना मचाडो भी उन पेपर पर साइन करने को तैयार है, जो कोई भी करता, लेकिन तब भी वो किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे, वो अपने यहां से भेजेंगे एक एग्जीक्यूटिव को जो वेनेजुएला की गद्दी पर बैठेगा। बिल्कुल बड़ी बात है मनीष, लेकिन हम जितना भी चर्चा कर लें या जितना भी एनालिसिस कर लें, जो ट्रंप हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जो भी चीज़ें चलेंगी वो माय वे चलेंगी, यानी उनके हिसाब से, और यही उन्होंने बता दिया पूरी दुनिया में इस बात का एग्जाम्पल सेट करके कि वो कब्जा कर सकते हैं रातों रात किसी एक मुल्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस समझाने के लिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ था, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।